हेलो स्टूडेंट्स। अपन थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के जो सेकंड पार्ट है अपना थर्मोकेमिस्ट्री उसकी स्टडी कर रहे थे। तो अपन ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी कैलकुलेट करते हैं। तो जो कांस्टेंट हीट ऑफ रिएक्शन है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यूपी होती है उसकी वैल्यू डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। इसी तरह जो डेल्टा क्यू वी है यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एब्जॉर्ब हीट वो होती है डेल्टा ई के बराबर यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर। देखिए जैसे अपन ने इसके लिए रिलेशन निकाला था पहले क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस पी डेल्टा वी, ये दोनों में क्यूपी और क्यूवी में फिर रिलेशन बता रहा था। पहले अपन ने ये कैलकुलेट किया था, उसके बाद क्यूपी और क्यूवी के अंदर रिलेशन देखा था। तो इससे अपन क्या लिक्विड सॉलिड गैसियस इन सब की स्टडी करते हैं, जहां अपन ने देखा कि जो लिक्विड और सॉलिड है उनके लिए तो डेल्टा क्यूपी इक्वल टू क्यूवी यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर था। लेकिन जो गैसियस सिस्टम जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं उनमें डेल्टा पी क्यूवी और क्यूपी के अंदर एक रिलेशन निकला था। यदि जो रिएक्टेंट्स के मोल है, रिएक्टेंट के मोल यदि कम है और बनने वाले प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है तो अपने पास क्यूपी ग्रेटर देन क्यूवी था। और यदि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है प्रोडक्ट के मोल कम है तो अपने पास क्यूपी लेस देन क्यूवी था। अब आगे अपन इसी हीट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। तो इसे अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ इक्वेशन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए किरचॉफ ने एक इक्वेशन दी थी तो इसे अपन किरचॉफ इक्वेशन कहेंगे। किरचॉफ इक्वेशन क्या बताती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो हीट चेंज होता है उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बता रही है कि वो टेम्परेचर के साथ किस तरह परिवर्तित होती है। तो जनरली किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है, और इसीलिए अपन क्या करते हैं जितने भी ऊष्मा परिवर्तन है उनकी गणना मानक ताप, जिसे अपन ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन मान के की थी, यानी इन सब में अपन ताप को कांस्टेंट रखा था ताकि अपनी वैल्यू है वो एक वेरिएशन ना दर्शाए। यानी जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, इसलिए टेम्परेचर में चेंज होता रहता है, इसलिए अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया। किरचॉफ ने किसी अभिक्रिया के डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी व डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और इक्वेशन दी जिसे अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ इक्वेशन। तो माना कोई अभिक्रिया जिसमें ए रिएक्टेंट है वो बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो एच ए है वो ए की पूर्ण ऊष्मा या फिर एंथैल्पी है, और एच बी है वो बी की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी है। तो एच ए और एच बी क्या है, क्रियाकारक और उत्पादों की पूर्ण ऊष्माएं हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जिसमें एच ए एंथैल्पी के एक ए मॉलिक्यूल एच बी एंथैल्पी की बी मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए पूरी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होगा, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं चेंज में। तो एच प्रोडक्ट के लिए अपने पास क्या है, एच बी, और रिएक्टेंट के लिए क्या है, एच ए। इसी तरह अपन क्या करेंगे, जो अपने पास इंटरनल एनर्जी में चेंज था डेल्टा ई वो भी निकालेंगे। डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू ई बी माइनस ई होगा। तो दोनों की जो डेल्टा ई और डेल्टा एच है उसके लिए जो किरचॉफ इक्वेशन निकलेगी उसका पूरा का पूरा एक ही तरीका होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही लेके चलेंगे और फिर आगे लिख देंगे इसी प्रकार। तो अपन ने यहाँ डेल्टा एच को लिया है तो डेल्टा एच इक्वल टू एच बी माइनस एच ए, इसे दे दी इक्वेशन नंबर एक। अब अपन इसका क्या करेंगे, ताप के साथ अध्ययन कर रहे हैं तो अपन इसको टेम्परेचर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। तथा टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, अपन ने देखा था कि जो क्यू पी था वो डेल्टा एस था यानी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे में जब टेम्परेचर के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि ये वॉल्यूम पे भी प्रेशर पे भी डिपेंड करती है तो अपन इसमें क्या कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। इसी तरह यदि अपन ने डेल्टा ई निकालेंगे तब अपन यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। तो चूंकि अपन डेल्टा एच निकाल रहे हैं तो अपन कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि अपन ने दो वेरिएबल हैं तो अपन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल इंटू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर,
डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो दो क्वांटिटी है ये अपने हीट कैपेसिटी को बता रही है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हीट कैपेसिटी को अपन सी से डिनोट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी को बता रही है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और ये रिएक्टेंट की, तो इसे लिख देंगे अपन सी पी और इसे लिख देंगे सी आर। तो चूंकि अपने पास डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर को अपन सीपी बोलते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ लिख दिया सीपी, प्रोडक्ट लिख दो या फिर बी लिख दिया अपन ने, और यहाँ लिख दिया सीपी ए यानी रिएक्टेंट की बता रही है। अब ये तो बता रही है अपने पास प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और ये बता रही है रिएक्टेंट की, इन दोनों का अंतर वही फाइनल माइनस इनिशियल बता रहा है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, चेंज इन हीट कैपेसिटी यानी डेल्टा सीपी से रिप्लेस कर देंगे। तो अपने पास ये इक्वेशन क्या आ गई, डेल इंटू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ लिख दिया अपन ने डेल सीपी। ये पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में अब अपन इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देंगे, तो डी इंटू डेल्टा एच, ये डेल्टा टी अपन इधर ले गए, तो अपने पास क्या आ गया डेल्टा सीपी डॉट टी टी, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण को अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ इक्वेशन, और ये किरचॉफ इक्वेशन की क्या है, डिफरेंट आउटवर्ड ग्रुप है। इसे अपन इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे। यहाँ देखिए डी ऑफ डेल्टा एच यानी डेल्टा एच में चेंज दिखा रहा है, तो एक बार लिमिट लगा देंगे डेल्टा एच वन से लेके डेल्टा एच टू तक, तो यहाँ अपन ने इसकी लिमिट लगा दी एच वन से लेके एच टू तक। यहाँ सीपी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता जिसकी वैल्यू प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित होती है, यानी ये जो अपन ने जो भी रिएक्शन लिए उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है डेल्टा सीपी का मान, तथा ताप की एक छोटी सी परास या कम परास के लिए क्या होता है, ये लगभग कांस्टेंट होता है, तो अपन ने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। फिर dt की लिमिट लगाएंगे टू डिफरेंट टेम्परेचर पे यानी T1 और T2, तो T1 टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन होगी इसकी H1 और T2 टेम्परेचर पे हो गई H2, तो यहाँ H1 से H2 कर दिया, यहाँ T1 से T2। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, इधर डेल्टा सीपी कांस्टेंट T2 माइनस T1। ताप की कम परास के लिए सीपी का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यदि अधिक परास लेंगे तो अपन उसके लिए यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो उसके लिए अपन अलग इक्वेशन देखेंगे। तो ये जो अपने पास आई है ये अपने पास क्या आ गई, किरचॉफ इक्वेशन का इंटीग्रेशन फॉर्म। तो यह समीकरण स्थिर दाब पर ताप के कम परास में किरचॉफ इक्वेशन है। इस प्रकार स्थिर आयतन पर जैसे अपन ने डेल्टा एच के लिए वैसे ही डेल्टा ई के लिए लेंगे, सिर्फ यहाँ प्रेशर की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई आ जाएगा और सीपी की जगह सी वी आ जाएगा। तो अपन ने इसी रूप की इक्वेशन को इसमें लिख लिया, तो ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई और ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गई, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। ये जो दोनों इक्वेशन है इससे अपन यदि अपन को एक ताप पर, जैसे ये इक्वेशन है, यदि अपन को एक ताप जैसे T1 पे अपन को हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 पता है, तो अपन किसी T2 ताप पर डेल्टा H2 उस रिएक्शन के लिए पता कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो यह इक्वेशन क्या है, किरचॉफ इक्वेशन है डेल्टा ई की फॉर्म में, और इसकी सहायता से हम किसी एक ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात होने पर दूसरे ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन देखेंगे कि जो ये इक्वेशन थी एक ताप की कम परास पर थी, ताप की एक सीमित या कम परास पर लागू हो रही थी। यदि अधिक परास ले या अधिक टेम्परेचर डिफरेंस ले, उस स्थिति में जो सीपी का मान है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे अपन ने यहाँ सीपी को कांस्टेंट रखा, इंटीग्रेशन के अपन ने इसको बाहर रख दिया। ये एक ताप की छोटी परास यानी T1 और T2 के अंदर जब डिफरेंस कम होगा तब तो सीपी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यदि T1 और T2 में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो ये सीपी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसके अंदर सीपी को क्या होगा, टेम्परेचर के साथ निम्न रिलेशन के द्वारा इसमें चेंज होता है, यानी सीपी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। T1 टी ये टी क्या है, टेम्परेचर है, तो यदि टी की वैल्यू कम होगी तो ये दोनों क्या नेगलेक्ट हो जाते हैं और सीपी इक्वल टू अल्फा यानी एक कांस्टेंट आ जाता है। और जब ताप टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, टेम्परेचर पे इस रूप से डिपेंड करेंगे। इसे अपन समीकरण नंबर 5 दे दिया। यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों कांस्टेंट है और इनके मान है वो तत्व की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब ये जो इक्वेशन थी सीपी, इसकी वैल्यू अपन इस नंबर इक्वेशन में पुट कर लेंगे 3 नंबर में। तो ये क्या हो गया, डी डेल्टा एच वही लिमिट H1 से H2, यहाँ T1 से T2 थी, अल्फा प्लस
डेल्टा अल्फा, क्योंकि डेल्टा सीपी है तो डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर इंटू डी टी। डेल्टा अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टी का dt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t2 माइनस t1। यहाँ डेल्टा h2 माइनस h1 हो गया। h2 हमेशा अपर लिमिट पहले आती है, माइनस के बाद जो लोअर लिमिट है वो आती है। तो यहाँ डेल्टा अल्फा वो t2 माइनस t1 हो गया यहाँ पे। और ये क्या आ गया, डेल्टा बीटा यहाँ कॉमन कांस्टेंट आ गया। तो जो अपना पास इंटीग्रेशन t1 टू t2 इंटू टी डी टी था, यानी अब t का करना है तो t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। तो टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर पे लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट यानी t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। फिर डेल्टा गामा कांस्टेंट आ गया, डेल्टा गामा कांस्टेंट आ गया। और जो अपने पास टी स्क्वायर डी टी था उसकी लिमिट लगाएंगे तो आएगा टी क्यूब बटे थ्री। तो टी क्यूब को लिख दिया t2 3 माइनस t1 3 बटे थ्री। तो ये जो इक्वेशन आई है अपने पास, इक्वेशन नंबर 6, ये क्या बताएगी, हर टेम्परेचर पे कि इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म होगा। वो तो था वो एक ये जो इक्वेशन थी ये क्या कम टेम्परेचर के लिए थी, अपने पास न्यूमेरिकल पे इसी पे बेस न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और ये जब टेम्परेचर एक अधिक परास होगी टेम्परेचर की तब अपन ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे। अब देखिए ये जो अपन ने इंटीग्रेशन किया है, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन जो भी अपने पास लिमिट आ गई, जैसे यहाँ आ रही है t1 से t2 और मैं यहाँ ले रही हूँ t की पावर n dn dt, यानी कोई भी वेरिएबल है जिसके अपन ने लिमिट लगाई है उसके सापेक्ष अपन को डिफरेंशिएट करना है। और t की पावर है कुछ 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, t n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यानी जो अपने पास इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब देखिए अपन ने टी स्क्वायर का किया है, यानी n का मान कितना है 2। n का मान यदि यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो गया 3, तो यानी टी क्यूब बटे 3। तो ये आ गया टी क्यूब बटे, ये अपन ने लिया है यहाँ पे टी क्यूब बटे 3। इसी तरह यदि अपन ने इस t का किया t की पावर 1 dt, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी टी स्क्वायर बटे 2। तो ये अपन ने यहाँ लिखा है टी स्क्वायर बटे 2। और फिर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस रूप से अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ओके, ये अपन ने यहाँ इंटीग्रेशन किया है, तो ये अपनी किक ऑफ इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया। इसके बाद अब अपन देखेंगे जो अपने पास बॉन्ड एनर्जी है उसकी एक लेक्चर हो रहा है अपना, जिसके अंदर अपन इसकी बॉन्ड एनर्जी देखेंगे और उसको इफेक्ट करने वाले कारक यानी थर्मोडायनेमिक्स में उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस किस यूज आती है अपने पास बॉन्ड एनर्जी। हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के काम में आती है, हीट ऑफ कंजप्शन कैलकुलेट करने के काम में आती है। तो इसकी स्टडी हम अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।